तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं फिर एक बार। और गुड आफ्टरनून सभी को, आप सभी को जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग दूर में भी उपस्थित हैं, इंतजार कर रहे थे क्लास की। आज फिर मैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, आप बोलेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज भी मैं 20 मिनट पहले निकला हूँ। और अभी क्या ना, वो चुनाव के कारण चेकिंग वगैरह भी बढ़ा दी गई है, तो बैरिकेडिंग वगैरह है, तो वो कार की डिक्की वगैरह खोल के देखते हैं पैसे तो लेके नहीं जा रहा है कहीं, है ठीक है, चुनाव वगैरह के लिए। और मतलब जिस रूट से मैं नॉर्मली आता हूँ उसमें ट्रैफिक में देख रहा हूँ अब लगातार, अब ठीक है, कुछ रूट चेंज करना पड़ेगा मुझे अब आने का, है ना। राधे राधे, गुड आफ्टरनून आप सभी को, जय भीम, ठीक है, यस। चुटकी बजा दूं दिल्ली का आधा ट्रैफिक खत्म हो जाए। बहुत मुश्किल है। एक समय, एक आपके समय, आज से 20 25 30 साल के बाद दिल्ली यही रफ्तार रहा। दिल्ली में तो फिर भी स्पेस बहुत है, तो केवल गाड़ियां तो वैसे भी दिखती हैं, सड़कें तो कम ही दिखती हैं। अगली पीढ़ी को जब कभी रोड दिख जाएगा तो बड़ा खुश होगा, आज रोड दिखा मुझे, गाड़ियां तो बहुत दिख रही, ठीक है। तो चीजें अनियंत्रित है एकदम, ठीक है, और सब लोग दोषी हैं। तो और थोड़ी बहुत पॉलिसी तो होनी चाहिए सरकार की तरफ से, तो ठीक रहता है। अनियंत्रित विकास है चारों तरफ, टफ है। आइए, कल हम लोग असहयोग आंदोलन पे बातचीत कर रहे थे, है ना। और असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ इसकी तो बात हो गई थी आपसे। उससे पहले हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, इन सभी मुद्दों पे बात कर ली थी, ठीक है। इन सभी मुद्दों पे बात कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोग असहयोग की विशेषताओं पे बात कर रहे थे, करेक्ट। तो उसमें भी हमने 2-3 बातें आपको बताई थी। अखिल भारतीय स्तर का था, शहरों के साथ गांवों में भी था, और देशी रियासतों में भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा था। 3 बातें हमने बताई थी। उसी से हम आगे बढ़ते हुए फिर लिखते हुए चलेंगे हम लोग। लिखिए आप जरा, लिखिए, स्वदेशी आंदोलन की तुलना में, स्वदेशी आंदोलन की तुलना में छात्रों छात्रों मजदूरों एवं महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। व्यापक भागीदारी थी। अगला पॉइंट लिखें, यह पहला आंदोलन था जिसमें किसानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी दिखी। यह पहला आंदोलन था जिसमें किसानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी रही। इसी में लिखेंगे आप, स्वदेशी आंदोलन की तुलना में मुस्लिम समुदाय की भी अधिक भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन की तुलना में मुस्लिम समुदाय की भी अधिक भागीदारी थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की तुलना में मुस्लिम समुदाय की भी अधिक भागीदारी थी।
लिखें, बड़ी संख्या में भारतीय पूंजीपतियों ने भी बड़ी संख्या में भारतीय पूंजीपतियों ने भी उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं हम, ब्रैकेट में लिख लें उद्योगपति। भारतीय पूंजीपतियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया, आंदोलन को समर्थन दिया। इसी में लिखेंगे आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इत्यादि क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में जनजातीय समाज की भी आंदोलन में भागीदारी दिखी, जनजातीय समाज की भी आंदोलन में भागीदारी दिखी। ठीक है, जनजातीय समाज की भी आंदोलन में भागीदारी दिखी। तो अब आप स्वदेशी से जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे सामाजिक आधार इसका ब्रॉड है, ज्यादा है, इसमें अलग अलग वर्गों की भागीदारी आपको दिखाई। तो तुलना करते हुए लिखा भी रहे हैं या उसी से तुलना की भी जाती है इसकी, यहां नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे आप, नोट करके। देखिए, असहयोग आंदोलन विरोध समिति यहां लिख लेंगे आप पुरुषोत्तम दास, फिरोज सेठना इत्यादि पुरुषोत्तम दास, फिरोज सेठना इत्यादि पूंजीपतियों ने बनाई थी, फिरोज सेठना इत्यादि पूंजीपतियों ने बनाई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन विरोध समिति, मतलब भारतीय पूंजीपतियों ने समर्थन तो दिया बट कुछ पूंजीपति पक्ष में नहीं थे, उनको लगता था सरकार नाराज हो जाएगी तो हमारे कारोबार को काफी नुकसान हो सकता है। बहुत से पूंजीपतियों को लगता था कि नहीं, गांधी जी की जो शैली है वो ठीक है, सबके पक्ष में, हमारे पक्ष में भी है, और आंदोलन के ऐसे तरीके को समर्थन देना चाहिए जो आगे चल के हमारे पक्ष में होगा। राइट टाइम है आंदोलन को सपोर्ट करने का, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हमारा भी जुड़ाव हो और हमारा महत्व बना रहे आगे समाज में। तो अधिकांशतः पूंजीपतियों ने आंदोलन को सपोर्ट किया, उद्योगपति जो थे उस समय भारत के, कुछ ने विरोध भी किया था, और भी कुछ कुछ नाम है, तो बस एक जानकारी के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा विशेषता में, क्षेत्रीय प्रसार और सामाजिक आधार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, आंदोलन का लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, हालांकि 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 इसे स्पष्ट तौर पर हालांकि इसे स्पष्ट तौर पर परिभाषित इसे स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन इसका संकेत पूर्ण स्वराज की ओर ही था, लेकिन इसका संकेत पूर्ण स्वराज की ओर था।
संकेत पूर्ण स्वराज की ओर था। ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया था। जैसे गांधी जी के लिए तो स्वराज का मतलब क्लियर है, राजनीतिक स्वतंत्रता। कांग्रेस ने परिभाषित नहीं किया। कांग्रेस ने कहा हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। बट एक होता है ना, स्वराज का मतलब क्या। 1906 में भी आपने कहा था स्वशासन या स्वराज। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब तो बहुत क्लियर है, राजनीतिक स्वतंत्रता से ऊपर है और आगे है। बट कांग्रेस ने इसे डिफाइन नहीं किया। 1929 में कांग्रेस अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। वहां पूर्ण स्वराज की मांग का मतलब है ये स्वराज पूर्ण नहीं था, इसलिए हमने लिखा है। लेकिन निश्चित तौर पर पूर्ण स्वराज की दिशा में ही यह एक संकेत था। आजादी की लड़ाई को तो हम आगे ही लेके जा रहे हैं। तो लक्ष्य आप देखोगे तो बहुत अंतर नहीं लगेगा आपको स्वदेशी आंदोलन की तुलना में। अभी भी लक्ष्य तो क्लियर है, हिडन लक्ष्य कि हमको आजादी चाहिए। बट खुलेआम अभी इस तरह की बात कांग्रेस के मन से नहीं की गई है। पहली बार 1929 में कांग्रेस के मन से इस तरह की बात की जाएगी, कही जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। देखिए, आंदोलन को प्रत्येक स्थिति में अहिंसात्मक रखने पर बल था। आंदोलन को प्रत्येक स्थिति में अहिंसात्मक रखने पर बल था। ठीक है, लेकिन नहीं, अहिंसात्मक रखने पर बल था। लेकिन वर्ड मत लिखिएगा, इसमें लिखें आप। देखिए, अहिंसा को लेकर एक तरफ गांधी जी की आस्था थी, दूसरी तरफ एक कुशल रणनीति भी। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप। अहिंसात्मक आंदोलन का दमन न करने पर, अहिंसात्मक आंदोलन का दमन न करने पर आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती। आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती। आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती और इससे सरकार की छवि खराब होती। और अहिंसक आंदोलन का दमन करने पर भी, अहिंसक आंदोलन का दमन करने पर भी सरकार की छवि खराब होती। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो हमने कहा गांधी जी की यह एक रणनीति भी थी, स्ट्रैटेजी भी थी। निहत्थे लोग और क्लियर कट है कि हम अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। इसमें क्या होता है, अहिंसात्मक आंदोलन में जो लोग आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं वो भी आ जाते हैं। वृद्ध भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कई बार बच्चे भी खेलने कूदने के लिए आ जाते हैं आंदोलन में। चलो कुछ खेलते हैं वहां पे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है। हिंसक आंदोलन में सब भाग नहीं ले सकते हैं।
और संख्या बल दिखाना जरूरी होता है। संख्या बल बढ़ता चला जाए तो सरकार की नैतिक छवि खराब होती है। रिसेंटली आपने बिहार छात्र आंदोलन को देखा होगा, पुलिस के द्वारा वहां लाठीचार्ज किया गया। हिंदुस्तान के तमाम मीडिया में इस बात के लिए आलोचना की गई कि जब छात्रों ने कोई भी ऐसा हिंसक काम नहीं किया तो आपने लाठीचार्ज क्यों किया। इससे क्या होता है, सरकार की छवि खराब। अच्छा, यदि आप नहीं करते तो लोगों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही थी। तो लोकतांत्रिक जो सरकार कहती है कि मैं लोकतांत्रिक हूं, उसके लिए बड़ी दुविधा होती है। लोगों की भागीदारी बढ़ने का मतलब है कि आपसे गुस्सा और आक्रोश है। जैसे गांधी जी ने हिंसात्मक आंदोलन का आह्वान किया, भागीदारी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब सरकार की स्वीकार्यता ज्यादा है। और यदि भागीदारी बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी नीतियों से आक्रोश बढ़ती जा रही है। यदि संख्या बार बार, तो सरकार के ऊपर एक दबाव, अखबारों में, दुनिया में एक मैसेज आता है कि सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है। ब्रिटिश सरकार खुद कहती थी हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, तो छवि खराब होगी उसमें। और निहत्थे लोगों पे आप दमन करोगे तो उससे भी छवि खराब होगी, दुनिया में भी, समाज में भी, और लोगों के मन में भी आएगा ये सरकार अच्छी नहीं है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे दिमाग में बैठा दिया था कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये छवि भी बैठेगी। तो स्वदेशी आंदोलन भी अहिंसात्मक था, बट अरविंद घोष क्या कहते थे, याद होगा आप सभी को। ठीक है, मां के गर्दन पे आप तलवार रख दो और फिर पूछोगे मां की रक्षा कैसे करेंगे, तो रक्षा करने वालों पर निर्भर करता है। तिलक कहते थे आंदोलन हिंसक होगा या अहिंसक, ये तो सरकार पर निर्भर करता है। बट गांधी जी ने कहा नहीं, हर एक स्थिति में हमें आंदोलन को अहिंसक, तो वहां भी अहिंसक था, ये भी अहिंसक था, बट इसमें एकदम क्लैरिटी है कि प्रत्येक स्थिति में हमें आंदोलन को अहिंसक। गांधी जी की अहिंसा को लेकर के प्रतिबद्धता है, आस्था है। अपने जीवन में वैसे भी शाकाहारी हैं, वैष्णव परिवार से थे, जैन शिक्षकों के साथ काफी संपर्क रहा है और उनकी सोच में था सब कुछ वैसे भी। टॉल्स्टॉय एक बड़े लेखक हैं रूस के, जिससे काफी प्रभावित थे, और उनसे भी अहिंसात्मक संघर्ष के तौर तरीके को, हेनरी थॉरो से, उन सबको भी गांधी जी ने देखा था, सीखा था। उनको लगता था, कन्विंस थे। तो एक तो व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा के समर्थक तो थे ही वो, पर सार्वजनिक जीवन में भी उनका मानना था कि हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो सरकार इस तरह से, तो जो गांधीवादी आंदोलन होगा तो प्रत्येक स्थिति में उसको अहिंसक रखना है। ठीक, क्लैरिटी है रणनीति को लेकर, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो अभी हम लोगों ने लक्ष्य की बात की, लक्ष्य के बाद आंदोलन हिंसात्मक है या अहिंसात्मक, तो अहिंसात्मक। अगला पॉइंट लिखें, आंदोलन संगठित था, आंदोलन संगठित था, निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लिखेंगे साथ साथ ठीक है, ठीक है, साथ साथ एक निश्चित लक्ष्य एवं कार्यक्रम को लेकर आंदोलन, निश्चित लक्ष्य एवं कार्यक्रम को लेकर आंदोलन, स्पष्ट नेतृत्व, नेता भी क्लियर है कि नेता यही हैं, नेतृत्व, कौमा, आंदोलन को प्रारंभ करने, आंदोलन को प्रारंभ करने एवं वापस लेने की घोषणा,
आंदोलन को प्रारंभ करने एवं वापस लेने की घोषणा इत्यादि भी इसके संगठित स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। इत्यादि भी इसके संगठित स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, इसके संगठित स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। जैसे दिसंबर में हुआ कि हम आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, फरवरी में वापस ले लेंगे। ठीक है, और नेतृत्व क्लियर है, कार्यक्रम क्लियर है, विरोधात्मक, रचनात्मक, संगठन की भूमिका क्लियर है, यानी सारी चीजें देख के लगता है कि हाँ ये संगठित आंदोलन, एकदम क्लैरिटी है इसमें। ठीक, यहां नोट करके लिखें। ठीक है, संगठित आंदोलन से संबंधित उपरोक्त सभी विशेषताएं गांधीवादी आंदोलनों की रही है। गांधीवादी आंदोलनों की रही है। इसके साथ साथ आंदोलन के प्रारंभ या मध्य में सरकार से बातचीत, प्रारंभ या मध्य में सरकार से बातचीत, कौमा आंदोलन में नए नए मुद्दों को शामिल करना, आंदोलन में नए नए मुद्दों को शामिल करना, अर्थात लोचशीलता, फ्लैक्सिबिलिटी, लोचशीलता। ठीक, नए नए मुद्दों को शामिल करना अर्थात लोचशीलता इत्यादि भी गांधीवादी आंदोलन की विशेषता रही है। लोचशीलता इत्यादि भी गांधीवादी आंदोलन की विशेषता रही है। यहां थोड़ा हमको रुकना है। ठीक, लिखिएगा मत कि हाँ हमको रुकना है। यहां रुक करके ये जो नोट वाला पॉइंट और उससे पहले वाला पॉइंट उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया। दोनों पॉइंट को ठीक से पढ़िएगा, उसमें क्या क्या बातें लिखाई हैं हमने, है ना। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा साइड करते हैं असहयोग आंदोलन को। अब हम गांधीवादी आंदोलन की तरफ आते हैं। गांधी जी का कोई भी आंदोलन होगा तो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर होगा, उसके निश्चित कार्यक्रम होंगे, अहिंसा के रास्ते पे होगा, स्टार्ट किया जाएगा, उसे वापस लिया जाएगा, सरकार से बातचीत की जा सकती है, उसमें नए नए मुद्दों को उसमें शामिल भी किया जा सकता है। विरोधात्मक मुद्दे होंगे तो रचनात्मक कार्य भी साथ साथ चलते। अब गांधी जी का कौन सा आंदोलन
कब लिखना पड़े न लिखना पड़े वो सेकेंडरी बात है। गांधीवादी आंदोलन में क्या क्या हो सकता है, ठीक, समझ में आ रही है बात? गांधीवादी आंदोलन में क्या क्या हो सकता है। यदि वो गांधीवादी आंदोलन है तो उसमें आपको इस तरह के फीचर आपको दिखाई, ये एक बहुत ही मॉडर्न इंडिया का महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपको भी समझा रहा हूं, जो मैंने अभी आपको लिखाया है। क्योंकि इसके बाद अब एक हिस्सा तो गांधीवादी आंदोलन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब तो गांधीवादी आंदोलन है यानी उसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक समय जब आता है जहां बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, तो ये गांधीवादी है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके कॉन्सेप्ट बना करके राइटिंग की जाती है। क्लियर सभी को? तो अभी देखेंगे आप जो दोनों पॉइंट और अहिंसा वाला पॉइंट तीनों को मिला दें तो वो एकदम क्लियर कट है कि गांधीवादी आंदोलन, चूंकि असहयोग आंदोलन गांधीवादी आंदोलन है, उसमें ये सारी विशेषताएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। अभी कुछ उदाहरण भी लेके देखेंगे हम लोग, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा आपको अभी। रूढ़शीलता का मतलब क्या है इसमें, वार्ता का मतलब क्या है इसमें, अभी सब उदाहरण के साथ क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक। तो लक्ष्य अहिंसात्मक और संगठित, तीन बातें हमने यहां पे आपको अभी रखी। अगला पॉइंट लिखें, देखिए आंदोलन के दो पहलू थे, विरोधात्मक एवं रचनात्मक। विरोधात्मक एवं रचनात्मक, ठीक है। लिखेंगे विरोधात्मक पहलू, विरोधात्मक पहलू लगभग बहिष्कार आंदोलन जैसा ही था। विरोधात्मक पहलू लगभग बहिष्कार आंदोलन जैसा ही था। विरोधात्मक पहलू लगभग बहिष्कार आंदोलन जैसा ही था, ठीक है, जैसा ही था लिखें। हालांकि इसमें प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में अहिंसात्मक नीति अपनाने पर बल था। प्रत्येक स्थिति में अहिंसात्मक नीति अपनाने पर बल था। मैं तुलना भी करता चल रहा हूं स्वदेशी आंदोलन से साथ साथ, ठीक है। वहां पर भी बहिष्कार था, यहां पर भी बहिष्कार है, उसको असहयोग नाम दिया गया है। विरोधात्मक कार्यक्रम बहिष्कार जैसा ही तो था, सरकारी संस्थाओं का, ब्रिटिश वस्तुओं का, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना है बस। वहां अरविंद घोष, तिलक वगैरह कहते थे सरकार पे बहुत कुछ निर्भर करता है, यहां गांधी जी कहते थे नहीं, प्रत्येक स्थिति में हमको इसे अहिंसात्मक, बस अंतर था। अगला पॉइंट लिखें, लेकिन रचनात्मक कार्यों में आर्थिक मुद्दों, ब्रैकेट में कर लेंगे आत्मनिर्भरता, आर्थिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी, सामाजिक मुद्दों को भी विशेष महत्व दिया गया।
सामाजिक मुद्दों को भी विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, जो वहां पे नहीं था, ये राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस इससे बचती थी, ये भी बताता है ये गांधीवादी विशेषता है। आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी रचनात्मक कार्यों में महत्व, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, महिलाओं की दशा में सुधार, स्वदेशी भाषा में शिक्षा, ठीक है, इस छुआछूत का विरोध, ये सारे मुद्दे कांग्रेस का इस समय प्रस्ताव था कि हम सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक मंच पे नहीं उठाएंगे, बट गांधीवादी चरण में कुछ भी नहीं, सारे मुद्दे उठेंगे जो अन्याय के मुद्दे हैं। तो रचनात्मक कार्य जो हैं, स्वदेशी जो था, स्वदेशी में आर्थिक पे और संस्कृति पे ज्यादा बल था। याद है ना, स्वदेशी में शिक्षा पे, भाषा पे, कला पे या उद्योग पे बल था उस तरह का। उसको हम रचनात्मक कार्य भी कह सकते हैं, हम स्वदेशी को हम रचनात्मक कार्य भी कह सकते हैं। तो यहां पे स्वदेशी तो था ही, बट सामाजिक मुद्दों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। यानी आत्मनिर्भर तो हमें बनना ही है, जो पहले से हमारा गोल है कि भाई अपने दम पे आगे बढ़ना है हमें। बल्कि वैसे विकास का कोई मतलब नहीं, बट समाज में इतनी सारी समस्याएं हों तो हमें आगे बढ़ करके सामाजिक समस्याओं का भी समाधान, और हमें अपने पुरुषार्थ से एक बेहतर भारत का निर्माण करना है, केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं बल्कि एक सामाजिक मोर्चे पर भी। ये भी एक गांधी जी का विजन था। आप समझ में आ रही सभी को? ठीक है, इसलिए हमने कहा था असहयोग आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो मोटे तौर पे गांधी जी की स्ट्रैटेजी, महत्वपूर्ण बातें यहां डिस्कस हो जाती हैं। इसी में लिखें आप कि रचनात्मक कार्यों को आंदोलन के पश्चात भी जारी रखने की योजना थी। जारी रखने की योजना थी जिससे कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनी रहे, बनी रहे और आगामी आंदोलन में आगामी आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़े। लेकिन दूसरे शब्दों में गांधी जी आंदोलन को गांधी जी आंदोलन को संघर्ष विराम संघर्ष की दृष्टि से संचालित कर रहे थे। ठीक है, यानी बड़ी योजना के तहत था उनका संघर्ष तैयारी संघर्ष या संघर्ष विराम संघर्ष। उनका मानना था कि हमने विरोध कर लिया, बट विरोध तो लंबे समय तक कर नहीं सकते हैं, तो आंदोलन तो रोकना पड़ेगा हमें। आंदोलन को रोकते हैं तो खालीपन आता है तो युवा हिंसा के रास्ते पे आगे भी जाएंगे। बट यदि हम विकल्प देकर चलें तो बहुत सारे लोग रचनात्मक कार्यों में सक्रिय, संगठन कार्यकर्ताओं को टारगेट देगा आपको ये काम करना, तो लोग सक्रिय बने रहेंगे। फिर जब हम आंदोलन का आह्वान करेंगे तो लोगों की भागीदारी, क्योंकि हम लोगों के बीच में काम करते रहेंगे। तो गांधी जी इस संघर्ष को
संघर्ष, तैयारी संघर्ष या संघर्ष विराम संघर्ष के रूप में देख रहे थे। रचनात्मक कार्यों के पीछे एक दूरदर्शिता थी। आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण, आंदोलन को निरंतरता प्रदान करना, अगले आंदोलन में भागीदारी को बढ़ाना। गांधी जी का जो विजन था आंदोलन का, उसमें एक जरूर था, अंग्रेजों को निकालना। साथ ही साथ था सामाजिक कुरीतियों को दूर कर एक बेहतर समाज का निर्माण, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और लोगों को राजनैतिक रूप से जागरूक बनाना। लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने का जितना श्रेय गांधी जी को जाता है, आम लोगों को उतना शायद किसी नेता को नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रामीण भारत में घर घर में आंदोलन को ले जाने वाले यही नेता हैं। शिक्षा का स्तर हो या ना हो, राजनीतिक मुद्दे पे लोगों को जागरूक। ये जो 3 4 5 बातें कहीं आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में जब गांधी जी के योगदान की बात होती है, इन्हीं बातों को चित्रित किया जाता है आगे चल करके। प्रत्येक क्लास में मैं निवेदन करता हूं अपने बच्चों से कि असहयोग आंदोलन पे थोड़ा टाइम देके पढ़िएगा। जितना मैं समझा रहा हूं तो आप समझ रहे हैं। पढ़ने के बाद 1 बार 2 बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जो जो आपको समझने वाली बात लगे वहां से फिर उसको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इससे ज्यादा फिर मॉडर्न इंडिया में राइटिंग पे अब बात अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होनी है। उसके बाद बस टॉपिक चलता रहता है, क्योंकि गांधी जी अपने आप में, मतलब ऐसे क्या कहा जाए, टॉपिक हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनका बड़ा इम्पैक्ट है भारतीय समाज पे। ठीक है, बिना किसी संदेह के विवाद तो खैर होता ही है हर व्यक्ति पे, पर्सनालिटी पे। तो हमें अब यहाँ पे जो गांधी जी की भूमिका है एक लीडर के तौर पे, उसकी हम ठीक ठीक बात कर ले जा रहे हैं। आगे और बात अभी होती रहेगी टॉपिक पे। तो गांधी जी को ऐसे देखा जाता है यहाँ पे। तो हमने विरोधात्मक रचनात्मक कार्यों के बारे में उसका जो विश्लेषण वाला पक्ष है वो लिखवा रहा हूँ। विरोधात्मक क्या तो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, रचनात्मक क्या तो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। ऐसा क्यों है, क्या अंतर है पीछे से, मतलब वो यहां लिखवा रहा हूं। क्या है वो नहीं लिखवा रहा हूं। स्वदेशी में भी आप लिख चुके हैं होता क्या स्वदेशी और बहिष्कार, वो भी आपको पता है। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कल वाली क्लास में, तो वो सब पता है आपको। क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, जो मैं लिखा रहा हूं इसके बियॉन्ड डिमांड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी बातें लिखनी ही लिखनी है। जब हमने खाका बनाया है कि असहयोग की विशेषता क्या है, उसमें हम सारे विश्लेषण को हम समाहित कर ले रहे हैं। ठीक है, और जानकारी के हिसाब से आप जैसा क्वेश्चन होगा वैसा उत्तर देंगे आप। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय रचनात्मक विरोधात्मक कार्यक्रम के पीछे गांधी जी की जो दृष्टि काम कर रही है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप। गांधीवादी रणनीति गांधीवादी रणनीति अर्थात जन आंदोलन को लंबे समय तक जारी नहीं रखना है, जन आंदोलन को लंबे समय तक जारी नहीं रखना है तथा सरकार की दमनकारी नीति के कारण आंदोलन वापस लेना पड़ा। आंदोलन वापस लेना पड़ा, स्थगित कर रोकना पड़ा वापस, कि अब हम विरोधात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, वापस लेना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका व्यापक प्रभाव दिखा।
और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। ठीक है, नई दिशा दी। तो जो लिखने वाला पक्ष था हमारा विशेषताओं में, वो सारी बातें हमने यहां लिख ली। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी, कल आपको याद होगा तो कारण, विशेषताएं और कुछ तथ्यात्मक जानकारी, 10-5 और इंफॉर्मेशन है जो हमें यहां पे ऐड करने हैं। नोट करके लिख लीजिए आप। लिखें कि बहिष्कार आंदोलन सफल रहा। सफल रहा मतलब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हो या सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार सफल रहा। इसमें लिखें आप, कई बड़े नेताओं ने वकालत छोड़ने की घोषणा की। वकालत छोड़ने की घोषणा की। लिखें आप, वकालत छोड़ने की घोषणा की। जैसे राजेंद्र प्रसाद, कौमा राजगोपालाचारी, एक आंध्रा के नेता थे टी प्रकाशम, आसफ अली, किचलू, एम.आर. जयकर, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ठीक है, कई बड़े, उन्होंने कहा कि भाई बहिष्कार तो हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। देखिए, आंदोलन के दौरान गुजरात, काशी एवं बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। गुजरात, काशी एवं बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। कई शैक्षणिक संस्थाओं की भी स्थापना हुई। ऐसे जामिया मिलिया इस्लामिया भी इसी समय असहयोग के दौरान यह स्थापित हुआ था। जामिया जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया। नेक्स्ट लिखें। लिखें कि जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल इत्यादि नेताओं ने आंदोलन के दौरान
कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। ठीक, नेक्स्ट लिखें, मालवीय जी के प्रयासों से, मालवीय जी के प्रयासों से गांधी जी एवं वायसराय रीडिंग, नाम ही था उनका रीडिंग, अच्छा वो कोई राइटिंग नहीं आया था वायसराय, एक आता वायसराय राइटिंग भी आता तो ठीक रहता, रीडिंग एंड राइटिंग है ना, ठीक है। मालवीय जी के प्रयासों से गांधी जी एवं वायसराय रीडिंग के बीच 1921 में वार्ता हुई। 1921 में वार्ता हुई जो कि सफल नहीं रही। जो कि सफल नहीं रही। हमने कहा था ना, गांधी जी बिलीव करते थे कि कुछ भी हम करते हैं बट रास्ता बातचीत से निकलता है। हमेशा सरकार को पहले वो मौका देते थे, बातचीत करते थे, कहते थे ना इससे नैतिक बल मजबूत होता है। सरकार जब सुनने को तैयार नहीं, आंदोलन तो आखिरी रास्ता कहते थे। सरकार को बातचीत करना, रिमाइंडर देना, मिलने जाना, मतलब कोई संकोच नहीं होता था उनको कि हाँ कोई समस्या है हमें, मतलब वो अप्रोच करते थे सरकार को। उनका मानना था कि सॉल्यूशन तो यदि सरकार से, तो सरकार ही सॉल्यूशन देगी उसका। सरकार से हम बातचीत नहीं करेंगे, बताएंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा उसका। जब बात नहीं बनती थी, ठीक है, तो फिर वो उसके बाद सत्याग्रह, जो अहिंसात्मक संघर्ष का तरीका है उनका। अब देखोगे जैसे विरोधात्मक कार्यक्रम है, रचनात्मक कार्यक्रम है, ठीक है, ये जितने भी विरोधात्मक कार्यक्रम हैं ये सब क्या है, सत्याग्रह का ही तरीका है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, ये सब क्या हुआ, सत्याग्रह का ही तो पार्ट है एक तरह से। आंदोलन के दौरान गांधी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सत्याग्रह का पार्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? जो कुछ भी गांधी जी कर रहे हैं वो सब, चूंकि सत्याग्रह यानी अहिंसात्मक संघर्ष, कैसे, तो जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक। तो वायसराय के साथ बातचीत सफल, तो गांधीवादी रणनीति का हिस्सा होता था। अगला पॉइंट लिखें, आंदोलन के मध्य में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। आंदोलन के मध्य में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे तिलक स्वराज फंड के लिए, तिलक स्वराज कोष फंड है ना, तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना, 1 करोड़ रुपए जमा करना, ठीक है, कौमा, चरखा का वितरण, कौमा, सदस्यता अभियान इत्यादि। चरखा का वितरण, सदस्यता अभियान इत्यादि, ठीक है। कहा जाता है कि अब लक्ष्य था कि आंदोलन चलाने के लिए, तिलक जी की मृत्यु हुई थी तो उनके नाम पे एक फंड बना दिया गया लड़ाई के लिए। मतलब कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। नेता भी आश्चर्य थे, अचंभित थे कि भाई
तिलक इतने बड़े नेता थे कि उनके नाम पे लोगों ने ठीक ठाक दान, कहा जाता है दान करने वालों में महिलाएं अग्रणी थीं। महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी दान करने में इस तिलक स्वराज फंड के लिए। तो आंदोलन का मेन लक्ष्य क्लियर है, क्या करना है हमें, कार्यक्रम क्लियर है, बीच में उन्होंने कुछ और लक्ष्य उसमें रख दिया। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो थोड़ा बहुत संशोधित करने के लिए उसको तैयार रहते थे। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, लिखें कि पंजाब में अकाली आंदोलन पंजाब में अकाली आंदोलन तथा बिहार में ताड़ी के दुकानों पर धरना, ताड़ी के दुकानों पर धरना जैसे आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, लिखेंगे ये मूल कार्यक्रम में नहीं थे, ये मूल कार्यक्रम में नहीं थे। ठीक है, ये मूल कार्यक्रम में नहीं थे, फिर भी कांग्रेसी नेताओं ने इसे समर्थन दिया, फिर भी कांग्रेसी नेताओं ने इसे समर्थन दिया। ताड़ी जो है नशीला पेय पदार्थ है, इसके कारण ठीक ठाक वहां के ग्रामीण जीवन में समस्याएं आती थी। इस धरने में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी बिहार में, सरकार की रेवेन्यू कम हो गई थी, बिहार की सरकार प्रमोट करती थी ताड़ी क्यों पीना चाहिए, सिकंदर नेपोलियन सबका एग्जाम्पल दे रही थी वहां की सरकार, सब ताड़ी पीते थे, आप भी ताड़ी पीजिए, सिकंदर जैसे बन जाएंगे आप, नेपोलियन जैसे बन जाएंगे आप। ठीक है, रेवेन्यू गिर गया था सरकार का, तो ताड़ी पीने के लिए ठीक है, तो मूल कार्यक्रम में नहीं है। तो हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी, सामाजिक मुद्दा है और जेन्युइन मुद्दा है, तो कांग्रेसी नेता उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गांधी जी कह रहे हैं पार्टिसिपेट करिए आप। जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा पे जिनका नियंत्रण था वो सब महंत कहलाते थे, ग्रंथी। ज्यादातर महंतों का, ग्रंथियों का अंग्रेजों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वो राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। कुछ पढ़े लिखे सिखों ने विरोध किया कि नहीं, गुरुद्वारा पे जो है एक कमेटी का नियंत्रण हो, ये अच्छी बात नहीं है। महंत इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, जो पुश्तैनी जिनका नियंत्रण चला आ रहा था। काफी उसमें हिंसा भी हुई, सरकार भी शुरू में साथ दिया, बट इतना मतलब जन समर्थन मिला और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, बहुत सारे नेता गए उस आंदोलन में, फाइनली सरकार को झुकना पड़ा, ग्रंथियों को झुकना पड़ा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को गुरुद्वारे का प्रबंधन सौंपना पड़ा। ठीक, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को गुरुद्वारे का प्रबंधन, तो मूल कार्यक्रम में नहीं था, यह भी धार्मिक मुद्दा था, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, गलत है, सपोर्ट मतलब ये अन्याय है, हमें सपोर्ट करना है, इसका सपोर्ट किया गया उसका भी। तो जो मैंने कहा था ना लोचशिलता, ऐसा नहीं था इतने बड़े देश में गांधी जी ने जो कह दिया, जो प्रस्ताव पारित हो गया वही होगा, समानांतर कई मुद्दे चलते रहेंगे, हम उन मुद्दों में भी कांग्रेसी नेताओं की भागीदारी हमें दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1921 के अंत में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का
की भारत यात्रा का विरोध किया गया? ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का, ये ब्रिटिश राज परिवार के थे और ये भारत जब बॉम्बे नवंबर में आते हैं, विरोध होता है, विरोध हिंसक भी हो गया था बॉम्बे में। तो गांधी जी खुद बॉम्बे गए और वो उपवास पे बैठ गए ताकि हिंसा को रोका जाए, और हिंसा रुक गई। फिर उसके बाद आंदोलन को विरोध करना है तो हमें अहिंसक ही रखना है हर हालत में। ठीक, अगला पॉइंट देखें, 1 फरवरी 1922 1 फरवरी 1922 गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी। गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी, सरकार को चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर यदि 1 सप्ताह के भीतर राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया, 1 सप्ताह के भीतर राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया, नहीं किया गया, तो सूरत जिले यानी डिस्ट्रिक्ट के बारदोली नामक स्थल, बारदोली नामक स्थल से सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्थल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गांधी जी ने कहा कि जितने भी राजनेताओं को आपने गिरफ्तार किया है, राजनीतिक बंदी हैं, सबको रिहा कीजिए, नहीं तो हम अब कानून का उल्लंघन करेंगे। ठीक, किसी न किसी एक कानून का, मतलब ऐसा नहीं कि व्यवस्था पूरा पलटना होता था, बट ये सब लोकतांत्रिक आंदोलन का पाठ है जो गांधी जी ने पढ़ाया है आने वाली पीढ़ी को। कि कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़िए जिससे एक अच्छा लोगों का जुड़ाव हो और इतना विरोध करिए कि सरकार नैतिक दबाव में आ जाए। सरकार पे बस दबाव एक तरह से बिल्ड करना होता था। 1 फरवरी को उन्होंने चेतावनी दी और तब तक कहा कि थोड़े समय के लिए आंदोलन को हम लोग अभी रोक रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं 5-7 दिनों के लिए, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। अगला पॉइंट लिखें, इसी बीच 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थल पर पुलिस के साथ हिंसात्मक संघर्ष हुआ। पुलिस के साथ हिंसात्मक संघर्ष हुआ और हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। ठीक है, गांधी जी को आंदोलन अहिंसात्मक रखना था, यहां पे हिंसा हुई तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई,
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की आलोचना भी की थी, जवाहरलाल नेहरू भी सहमत नहीं थे, और भी नेताओं ने कहा ये ठीक कदम नहीं है, आंदोलन चलना चाहिए था। बट फिर भी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी है, चर्चा हम उसकी भी कर लेंगे। लास्ट इंफॉर्मेशन लिखे मेरी तरफ से, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में CWC की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई और बारदोली प्रस्ताव के द्वारा, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया। ठीक है, बारदोली प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया। ये है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड जानकारी। अभी आपको क्या करना है, असहयोग आंदोलन की विशेषताओं को ठीक से फिर एक बार, और स्वदेशी आंदोलन की विशेषताओं को एक बार पढ़ना है, दोनों को। पहले किसको पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन की विशेषता, फिर पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन की विशेषताएं, बस। ठीक है।
ठीक है, बस रीडिंग करना था आपको। असहयोग तो आपने भी पढ़ा ही है, स्वदेशी का भी आइडिया मोटे तौर पे दे ही दिया था मैंने आपको। क्वेश्चन लिखें आप जरा कॉपी में। देखिए आप कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के योगदान को बताएं। असहयोग आंदोलन के योगदान को बताएं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, मतलब क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट आप। लिखें कि असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का अगला चरण था। स्पष्ट करें। स्वदेशी आंदोलन का अगला चरण था, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। लिखें असहयोग आंदोलन तक थोड़ा चेंज कर लें इसको आप क्वेश्चन को, कि भारत में गांधी जी के आगमन से लेकर, भारत में गांधी जी के आगमन से लेकर असहयोग आंदोलन तक कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलनों में परिवर्तनों को रेखांकित करें। आंदोलनों में परिवर्तनों को रेखांकित करें। नेक्स्ट लिखें आप। असहयोग आंदोलन की विशेषताओं को संक्षेप में बताएं। विशेषताओं को संक्षेप में बताएं। नेक्स्ट लिखें आप। असहयोग आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। गांधीवादी आंदोलन की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। ठीक है, परिलक्षित होती हैं। रेखांकित करें। रेखांकित करें। नेक्स्ट लिखें आप। कांग्रेस की स्थापना एवं प्रारंभ का 2 दशक एक प्रकार से मध्यवर्गीय कांग्रेस था।
एक प्रकार से मध्यवर्गीय कांग्रेस था, लेकिन असहयोग तक आते आते कांग्रेस का सामाजिक आधार परिवर्तित हो चुका था। टिप्पणी करें। ठीक है, या फिर ऐसे कभी कि राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन तक आते आते गांधी जी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसने गांधी जी को स्थापित होने में सहयोग, ऐसे करके पीछे की सारी घटनाएं आ जाएंगी। हमने इन प्रश्नों को केवल आपको लिखाया कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज भी एक बार करें। ठीक, बस इसमें समझने वाली जो एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका आपने एक तरफ लिखा स्वदेशी और एक तरफ हमने लिखा असहयोग। ठीक है, बस क्यों कैसे पढ़ना है हमें थोड़ा आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे हमने बताया प्रसार, स्वदेशी आंदोलन भी अखिल भारतीय था, असहयोग भी अखिल भारतीय था। स्वदेशी आंदोलन शहरी था, असहयोग भी शहरी था, शहरी के साथ साथ ग्रामीण भी था, और इसका रियासतों पर भी प्रभाव हमें दिख रहा है। इसकी तुलना में हम क्या देख रहे हैं, इसका दायरा और व्यापक। तो ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, आप देखने की बात है। या स्वदेशी का अगला चरण है असहयोग, इससे आगे का विकास है असहयोग। केवल शब्दों को घुमा फिरा दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए उसमें एक दो छोड़ करके केवल आपको असहयोग की विशेषताओं से उत्तर लिखना है। सामाजिक आधार मध्य वर्ग निम्न वर्ग मेन था, यहां भी मध्य वर्ग निम्न वर्ग मेन था। छात्र मजदूर महिलाओं की भूमिका थी, छात्र मजदूर महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। मुस्लिम कम थे, यहां मुस्लिम अधिक थे। पहली बार किसानों की भागीदारी, पहली बार बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों की भागीदारी। हम क्या देखते हैं, सामाजिक आधार भी इसका बहुत व्यापक है। ठीक, संगठित था, स्वदेशी आंदोलन लिखवाया था हमने, बट ये ज्यादा संगठित है। क्यों, ये भी आपको पता है। प्रतिरोध में हमने क्या देखा, नरम दलीय तरीका भी है, गरम दलीय तरीका भी है, क्रांतिकारी तरीका भी है। यहां क्या था, प्रत्येक स्थिति में आंदोलन को हमें अहिंसात्मक रखना है। यहां कई नेता थे, यहां क्लियर था कि एक ही नेता है और वो गांधी है। नेता यहां भी कई हैं, बट सर्वोच्च नेता के तौर पे यहां पे गांधी है। यहां लाल बाल पाल पैरेलल कई नेता हैं, यहां पे अरविंद घोष। जब दोनों की विशेषताओं को साथ पढ़ेंगे ना, केवल साथ रीडिंग करनी है आपको एक साथ, तो आपको अपने आप दिखाई पड़ेगा क्या क्या चेंजेस राष्ट्रीय आंदोलन में 15 वर्षों में, स्वदेशी आंदोलन से लेकर सहयोग के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार के बदलाव हमें दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस के आंदोलन में। तो वो सब दिख जाएगा आपको जो चेंजेस है यहाँ पे। अब जैसे मान लो किसानों की भागीदारी अभी क्यों थी बड़े पैमाने पे, या मुस्लिम समुदाय की भागीदारी क्यों थी बड़े पैमाने पे, पूछ ही लिया आपसे कि भाई स्वदेशी की तुलना में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में आम लोगों की व्यापक भागीदारी थी और अलग अलग वर्गों की भी भागीदारी थी अधिक। ऐसा क्यों? मान लो इस तरह का कोई सवाल पूछ लिया आपसे, तो अब आपके पास उत्तर है ना कि मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बहुत ज्यादा है तो क्यों, किसानों की भागीदारी बहुत ज्यादा है तो क्यों, पूंजीपतियों की भागीदारी हुई तो क्यों। ये अंडरस्टैंडिंग से उत्तर है कि हर प्रश्न को आप कॉपी पे लिख के तो उत्तर देंगे नहीं आप।
ठीक। स्थापना के समय कांग्रेस मध्यवर्गीय संस्था थी, मैंने भी लिखा दिया था। स्वदेशी आंदोलन तक आते आते मध्य के साथ साथ निम्न वर्गीय भी हो गई है, ये भी क्लियर है। और यहां तक आते आते ग्रामीण भारत की भी संस्था आंदोलन कांग्रेस और जनाधार इसका आम लोगों का हो गया है। तो सामाजिक आधार तो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष हो ही जाता है किसी भी क्वेश्चन का। लोगों की भूमिका को ठीक से पढ़ना होता है किसी भी मूवमेंट में, उसकी बड़ी भूमिका होती है उत्तर लेखन में। तो पढ़ना कैसे आपको, स्वदेशी के साथ ही असहयोग को हमेशा दोनों का फीचर, अभी सविनय अवज्ञा आगे पढ़ाऊंगा मैं, तीनों की विशेषता साथ, असहयोग के साथ पढ़िए सविनय अवज्ञा को। फिर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाऊंगा तो सविनय अवज्ञा के साथ पढ़िए भारत छोड़ो को। पिछले आंदोलन से पता चलता है अगले मास मूवमेंट में क्या बदलाव आ रहा है। फिर आप सवाल खुद करेंगे ऐसा क्यों हुआ बदलाव, क्योंकि आसपास की सारी घटनाओं की समझ है तो आपको उत्तर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे कहा जाए कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट केवल अभी तक की बात करें हम। ठीक है। तो गांधी जी के आने के बाद असहयोग तक की बात करें हम, तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या बदलाव दिखाई पड़ता है। एक, अधिक संगठित कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में व्यापक परिवर्तन। ठीक है। दो, आप देखोगे आंदोलन को प्रारंभ करना और वापस लेना। तीन, सरकार से बातचीत को महत्व देना। प्रत्येक स्थिति में आंदोलन को अहिंसात्मक रखना। ठीक। सामाजिक मुद्दे को भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व देना। आंदोलन के वापस लेने के बाद हमें क्या करना है, यानी संघर्ष विराम संघर्ष की एक योजना। तो जो बातें हमने वहां लिखाई वो इसलिए भी लिखाई कि गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के आंदोलन में किस प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई, इसका उत्तर भी यही मिल जाएगा आपको। गांधी जी ने क्या किया, तो संगठन को, ठीक है, मतलब अधिक मजबूत बनाया। क्या किया, ग्रामीण भारत में ले गए आंदोलन को। क्या किया, आम लोगों को बड़े पैमाने पर आंदोलन से जोड़ा। क्या किया, सामाजिक मुद्दों को भी निर्भीकता के साथ उन्होंने उठाना प्रारंभ। गांधी जी ने क्या किया उसका उत्तर भी यही मिलेगा। कांग्रेस के चरित्र में क्या बदला है उसका उत्तर भी यही मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं ढूंढेंगे अब हम क्या करेंगे, टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए हमने कहा असहयोग आंदोलन पे पूरी आत्मा डाल के पढ़ाई करिएगा। ठीक है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास में, मेरी क्लास में भी। मैं हर एक क्लास में यहां रुक करके एक बार अच्छी चर्चा करा देता हूं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे चीजों को देखना है, क्योंकि हमें गांधी जी भी लिखना है, उनका योगदान को भी बताना, बहुत सारी बातें हैं, कितनी तरह के सवाल हो सकते हैं, सब संभावनाएं दिमाग में चल रही होती हैं। तो एक ही जगह क्यों ना हम समेट लें। एक बार आप याद कर लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल करते रहिए। आप जैसा क्वेश्चन वहां से जानकारी निकालते रहिए, आप उसको उत्तर की दिशा में बढ़ते रहिए। आप समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो गांधी जी को भी समझना होगा तो यहां बेहतर तरीके से टाइम इन्वेस्ट करिएगा। एक राजनेता के तौर पे, विचारक के तौर पे तो अलग बात है, पेपर 4 में पढ़ने वाले हैं गांधी जी ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया आजादी की लड़ाई में। इसको ऐसे भी देखा जाता है, गांधी जी के से पहले यानी असहयोग से पहले राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। एक, कांग्रेस की लोकप्रियता है बट संगठनात्मक रूप से मजबूत 3 दिनों की संस्था है वो। शहरी संस्था है। ठीक है। शहरों में आम लोगों की भागीदारी तो है, इसमें गांधी जी का योगदान नहीं है, बट ग्रामीण भारत में कांग्रेस की बस हल्की फुल्की पहुंच नहीं है। किस प्रकार आंदोलन लेके चले, अहिंसात्मक है लेकिन उसमें कंफ्यूजन है। तो गांधी जी के पहले राष्ट्रीय आंदोलन कैसा है, कांग्रेस का जो आंदोलन है, गांधी जी ने जो बदलाव किया उसको रिवर्स कर दीजिए आप।
ठीक है, तो भाई आंदोलन ऐसा था, तो गांधी जी ने ये सारे परिवर्तन इसमें किए। ठीक, तो गांधी जी की भूमिका पे भी यहां हमें कर लेनी चाहिए बात, इसलिए हमने कर ली है बातचीत यहां पे। दो समझने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि जब आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे और रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, जो जो बात आपको लगे सब नोट करिएगा टाइम लेकर के, आज काफी टास्क रहेगा आपके पास। एक होता है चौरी चौरा के मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। तो एक बात गांधी जी ने वापस इसलिए लिया कि गांधी जी कहते थे कि अहिंसात्मक रास्ते पे रखना है। गांधी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आंदोलन हिंसा के रास्ते पे जा सकता है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। एक तो ये रीजन माना जाता है इसमें। दूसरा माना जाता है कि गांधी जी ये जानते थे कि जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। देखो, जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उनमें प्रतिबद्धता होती है, वो लड़ सकते हैं, बट आम पब्लिक को लंबे समय तक आप, तो कोई ना कोई एक सही आधार हो जहां जनता को यह महसूस हो कि हम विजेता हैं। जनता को जब पीछे हटाना, उनको ये फील हो कि हमने कुछ किया, डर के नहीं, ताकि अगली बार बुलाया जाए तो और उत्साह से वो भाग। तो एक कुशल नेता अवसर के इंतजार में रहता है कि हाँ हो गया 11-12 महीने आंदोलन। गांधी जी को यह भी पता है कि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ने वाले इससे इतनी आसानी से अभी, इसलिए तो विजन उनका संघर्ष विराम संघर्ष का विजन है। तो जनता के मनोबल को बनाए रखना भी जरूरी है, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस इसलिए लिया। ज्यादातर जो युवा होते हैं उनको लगता है कि नहीं, आंदोलन चलना चाहिए। युवाओं को हमेशा लगता है कि इस तरह का आंदोलन, तो गांधी जी ने उनके लिए विकल्प दे रखा था रचनात्मक कार्यों का। रचनात्मक कार्यों में देखो, अब ब्रिटिश वस्तुओं को जलाना है तो उसमें ज्यादा मजा आता है, दुकान के बाहर धरना देना है शराब के दुकान के बाहर, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना है, तो लोग कैसे काम करें, लोगों को लगता था। तो अनुभवी लोग तो काम करेंगे, बट युवाओं को लगता है कुछ करना है, क्योंकि ठीक असहयोग के वापस लेने के बाद भी कुछ युवाओं में निराशा होगी, फिर एक बार वो क्रांति के रास्ते पे बढ़ेंगे आगे तेजी से। इसमें भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाली टीम होगी, एक नई टीम आएगी इस बार, ठीक है, जिसकी बात हम लोग करेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो फिर होगा, लेकिन गांधी जी ने विकल्प तो दिया। पहले क्या था, जैसे कमजोर पड़ गया तो संगठन के पास भी विकल्प नहीं था और नेताओं के पास भी विकल्प नहीं था, क्या कहें। अब ये टीम क्यों बनाते थे इतनी लंबी चौड़ी कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो तो दूसरा, दूसरा हो तो तीसरा, चौथा। जब तक लंबी चौड़ी टीम नहीं होगी तब तक आप आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। अहिंसात्मक आंदोलन में बहुत जरूरी है प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की टीम। बिहार में एक उभरते हुए नेता हैं जो बीपीएससी आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। अभी उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम करके उन्होंने अपना एक सेंटर, उन्होंने कहा है कि 1 लाख बिहार के युवाओं को हम सत्याग्रह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण देंगे, सत्याग्रह कैसे किया जाता है। गांधी जी का आश्रम का कॉन्सेप्ट था, अभी वो घोषणा की गई है और उसमें कैंप लग गया, शिविर लग गया है, क्योंकि उनको पता था कि उस तरीके से लड़ने के लिए उस तरह की प्रतिबद्धता, वो तप, वो आचरण, वो ताकत, आलोचना झेलने की क्षमता होनी चाहिए। कोई आलोचना कर रहा है और हम बहुत ज्यादा विचलित हो जा रहे हैं, तिलमिला जा रहे हैं, तो फिर वो गांधी नहीं है। ठीक, तो आलोचना झेलने की क्षमता, ठीक है, घृणा का जवाब प्रेम से देने की क्षमता। घृणा का जवाब यदि घृणा से दे रहे हैं तो आप गांधीवादी रास्ते पे, ठीक है, चलो अलग अलग दौर है, बट गांधी की घृणा का जवाब प्रेम से। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन, प्रेम, इस तरह की बात गांधी जी करते थे। तो एक प्रयोग हो रहा है, जरूरी नहीं कि कैसा प्रयोग होगा, बट आप पैरेलल आप घटनाओं को कभी कभी ना अखबारों में पढ़ सकते हैं या न्यूज में देखेंगे आप, अच्छा हम इधर पढ़ रहे थे कुछ ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। हमने देखा नेता को जब भी कुछ बात होती तो बहुत उग्र प्रतिक्रिया देते थे वो, तो जब भी प्रतिक्रिया देते थे, मैं भी थोड़ा बहुत, क्योंकि छात्र आंदोलन के कारण मैं भी जुड़ा हुआ था, मुझे लगता था ठीक है, क्या पता गांधी जी की बात तो कर रहे हैं, कहीं गांधी जी का आवरण तो नहीं है ये, मतलब
क्योंकि गांधी जी का चरित्र में यह था कि उग्र प्रतिक्रिया तो देते ही नहीं थे वो, बट बाद में हमने देखना शुरू किया सेकंड फेज में उस नेता को, वो कोई भी उग्र प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, चाप मौन रह जा रहे हैं, चुप रह जा रहे हैं वो। तो व्यक्तित्व में बदलाव भी, जब आप अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो बदलाव भी आता है। तो मुझे भी लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर अलग अलग दौर होता है, जिस दौर में गांधी थे वो एक अलग दौर था, आज का दौर अलग है, अन्ना का दौर एक अलग दौर था। दौर तो बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि हू बहू उसी भाषा में बातचीत हो। बुद्ध ने जब अपनी शिक्षा दी थी, बुद्ध ने तब भी कहा था आने वाली पीढ़ियां हमारी शिक्षा को हमेशा, हर पीढ़ी तर्क की कसौटी पे कसे, उसे उचित लगे तब वो उसको फॉलो करे। बुद्ध ने कहा था हमारी शिक्षा को हमेशा तर्क की कसौटी पे कसिएगा। ऐसे बहुत कम विचारक होते जो कहते हैं, सब कहते कि नहीं तो बड़ा पाप हो जाएगा तो मेरी बात नहीं मानोगे। तो बुद्ध कहते थे नहीं, आप तर्क की कसौटी पे कसिए, फिर मानिए आप उसे। जितने बढ़ोगे धर्म प्रचारक जो होंगे सब कहते नहीं मैं जो कह रहा हूं वही मानना है आपको। बुद्ध कहते नहीं, तर्क की कसौटी पे देखो। दौर बदलता है तो अलग अलग दौर में अलग अलग चीजें आती हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है और अलग तरह की राजनीति है भारत में अब, ठीक है। तो बट फिर भी कुछ इस तरह के प्रयोग होते रहते तो इंटरेस्टिंग है। जैसे दिल्ली में 2013-14 में एक प्रयोग हुआ था, इंटरेस्टिंग था उस समय कि भाई एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत होने वाली है। मोटे तौर पे देखेंगे आप, बदलाव तो होता ही है, युवा पीढ़ी आ रही है, बट पुराने तौर तरीके भी खूब चल रहे हैं, चलेंगे ही चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि पुराने तौर तरीके रिलेवेंट नहीं है। तो गांधी जी काफी सुलझे, दक्षिण अफ्रीका में बहुत कुछ सीख चुके थे, तो भारत बहुत सुलझे हुए नेता के तौर पे थे वो। उन्हें पता था लगभग कब क्या कर रहे हैं वो। हम असहयोग आंदोलन को इस तरह से कंट्रीब्यूशन में देखते हैं। तो आप इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा जब आप पढ़िएगा। कोई सवाल था क्या आपका, बताइए। अहिंसक, ये जो घटना हो जैसे पूर्णतः अहिंसक कैसे कह सकते हैं? देखो पूर्णतः क्या, समानांतर तो घटनाएं घटती रहती हैं, हिंसा होती रहती हैं। इसमें वो लोग थे जो आंदोलन में इन्वॉल्व थे, उसी को तो आधार बनाते हुए गांधी जी ने वापस ले लिया। हिंसा न हो ये गांधी जी के हाथ में नहीं है पूरी तरह से। हमें नहीं करना है और हमें अहिंसक रखना है। उसी समानांतर मान लीजिए केरल में मोपला विद्रोह हो रहा था, खूब हिंसा हुई है। जब ये आंदोलन चल रहा है तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई हिंसात्मक आंदोलन भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। गांधी जी और कांग्रेस के लोग हिंसा के रास्ते पे ना जाए, ठीक है, वो हिंसा के रास्ते पे गए, ठीक है, गांधी जी ने उसको आधार बनाया। अब अगले आंदोलन में क्या होगा, हिंसा बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसका उत्तर अगले आंदोलन में देंगे, ऐसा क्यों किया गांधी जी ने। अहिंसा को लेकर के वो प्रतिबद्ध हैं, बट वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता भी हैं। यदि चीजें आगे बढ़ रही तो उसे आगे बढ़ने भी देते थे वो। आंदोलन यदि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम पैर खींच लेते थे उसका वो। उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, ठीक है, बट लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं आप, ठीक है, आप नहीं कह सकते कि हिंसा कौन करेगा नहीं करेगा, ये आपके हाथ में तो है नहीं, ठीक है। हाँ बोलिए। जैसे बैठ जाइए, सवाल ये है कि हिंसात्मक अहिंसात्मक आंदोलन में ज्यादा प्रभावी कौन था या ज्यादा सही कौन था। जैसे अभी हम लोग चले यहां से, ठीक है, सत्याग्रह करना है, ठीक है, किसी भी मुद्दे पे चलते हैं हम लोग, सरकार के अगेंस्ट में सत्याग्रह करना है, तो हम क्या देखेंगे, लगभग लोग तैयार हो जाएंगे यदि वो कन्विंस हो जाए तो। और हम कहें कि नहीं चल के अभी हमें तोड़ फोड़ करना है, पुलिस बहुत आई है, बाहर पुलिस बल बहुत है, चलते हैं हम लोग को भी लड़ना है, तो जरूरी नहीं कि हम में से सभी लोग तैयार। बाहर मान लो 1000 पुलिस खड़ी है और चलना है हमें लड़ने के लिए,
चलोगे? ठीक है। देखो, अहिंसात्मक मानव का स्वभाव में होता है शांति। चुनिंदा लोग उत्पात मचाते हैं इसलिए होता है कि भाई ये बहुत उस तरह के हैं। मानव के स्वभाव में होता है शांति, प्रेम, सहिष्णुता, मतलब नेचुरल स्वभाव होता है मानव का ये। एक सेकंड, तो आप देखेंगे हमेशा अहिंसात्मक रास्ते को लोग ज्यादा पसंद, इसमें वैसे लोग भी शामिल होते हैं ना जो नहीं हिंसा कर सकते हैं। अब सही गलत कौन है ये व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है। यदि आप एक सही कॉज के लिए जा रहे हैं, एक बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं, तो सोच पे, जैसे ठीक है, आप देखेंगे आप कभी कभी आत्मरक्षा में पुलिस वाले गोली चलाते हैं तब इनको सजा नहीं मिलती क्योंकि आपने आत्मरक्षा में गोली चलाई। हिंसा तो वो भी है, गोली मारी आपने। ठीक है, तो ये व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। बहुत सारे युवाओं का मानना होता था कि हिंसा का जो रास्ता है वो हमें आजादी के करीब जल्दी लेकर जाएगा। ठीक है, और इसमें सही गलत वाली बात नहीं है। क्या सवाल है एक और? बैठो, काहे नहीं, बैठो। चलिए, तो ये है। हाँ हाँ हाँ, वही था। बहुत अच्छा सवाल है। बैठ जाओ। कि भाई आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को तो मार दिया, ताला मार के जिंदा जला दिया। ठीक है, तो क्या गांधी जी अपने लोगों को बचाने के लिए गांधी जी ने ये काम कर दिया ताकि ठीक है सरकार कम से कम हिंसा ना करे? नहीं, उन सब पे मुकदमा चला। गांधी जी ने वापस लिया, उसका रीजन था कि जन आंदोलन अब लंबे समय तक नहीं चलाना है, ऐसे और भी घटनाएं बढ़ेंगी, सरकार को बहाना मिलेगा तो बड़े पैमाने पे वो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हत्याकांड, फिर लोगों का हिम्मत, फिर डर जाएंगे लोग। वापस ले तो लोगों को ये पता चले कि हम जीत के वापस जा रहे हैं, ऐसा कुछ सेंस होना चाहिए, एटलीस्ट हारे नहीं हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है, अहिंसात्मक लड़ाई। किस मोड़ पे हम आंदोलन, ठीक है ना, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है। ठीक है, तो गांधी जी चूंकि काफी कुछ आंदोलन करके आए थे तो उन्हें आइडिया था कब किस मोड़ पे हमें वापस लेना। आलोचना उनकी होती थी, वो ठीक है, इस मुद्दे पे भी आलोचना हुई, थोड़ा इसमें डिबेट वगैरह भी है, बट डिबेट आपके काम का नहीं होता। मार्क्सवादियों ने जो कहा है इसमें वो ऑप्शनल वाले बच्चों का काम होता है। आरपी दत्त ने कहा है कि जब जब परिस्थितियां विस्फोटक होती थी, असंतोष बढ़ता था, तो गांधी जी आंदोलन करके असंतोष को निकालते थे, और परिस्थितियां जब हिंसक होने लगती थी तो गांधी जी आंदोलन को रोक करके एक तरह से गुमराह करने का काम। तो वो अलग डिबेट है मार्क्सवादियों का, उसका जी इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के डिबेट हम लोग यहाँ पे बातचीत नहीं करते हैं। तो अब तो ये हो गया हमारा 1922 तक का डेवलपमेंट। अब इसके बाद 1892, 1909 और 1919 का अधिनियम याद है ना सभी को? ठीक है, इन तीनों अधिनियम की बात करनी है हमें। लेकिन आप जरा, आपको मैं 1861 का अधिनियम याद दिला देता हूं। 1+5 याद है? वायसराय परिषद में एक सदस्य की संख्या और बढ़ा दी गई थी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यह भी याद है सभी को? आपको याद होगा यहां पे विभागीय प्रणाली की शुरुआत लिखवाया था हमने। न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य होंगे, और इन दोनों को मिला करके कहा जाएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कुछ गैर सरकारी भी होंगे। प्रांतों को हाँ कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन वायसराय से अनुमति उन्हें लेनी होती थी। ठीक, अब देखो इसके पहले का जितना भी अधिनियम था, 58 का अधिनियम, 53 का अधिनियम, 20 साल से ज्यादा का गैप नहीं था।
या कम के गैप में भी अधिनियम पास हो रहे थे। बट 61 के बाद जो सबसे लंबा गैप रहा, अभी 61 के बाद 92 में पारित होगा। इसके पहले जितना भी अधिनियम है और 92 के बाद भी देखोगे आप, तो इतना लंबा गैप नहीं है जितना लंबा गैप अभी। 57 के विद्रोह में सरकार ने भी इतने बड़े पैमाने पर तांडव किया था, ठीक है, खूब हत्याएं की थी। उसके बाद बहुत लोगों के पास उतना साहस नहीं था कि उस तरह से सरकार को चुनौती, धीरे धीरे फिर रिगेन करेंगे वो, पीढ़ियां बदलती हैं, आक्रोश बढ़ता है, ऐसा होता है। तो अब इसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लिख लीजिए आप इसको, भारत परिषद अधिनियम 1892। लिखे आप, वायसराय परिषद में वायसराय परिषद में एक और अस्थाई सदस्य शामिल किया गया, परमानेंट मेंबर। वायसराय परिषद में एक और परमानेंट मेंबर शामिल किया गया। ठीक है, 1+6। अगला पॉइंट लिखें, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 होगी। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 होगी। यहां 6 से 12 था, तो यहां 10 से 16। ठीक है, यानी 12 से 16, 4 मेंबर बढ़ाए गए। केंद्रीय संसद में मात्र 4 संख्या, 4 सीट बढ़ाए गया। कांग्रेस ना हर एक साल बैठक कर रही, 85, 86, 87, 88, विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। तो लो भाई, तुम 3 दिनों की बैठक करोगे तो सरकार 4 ही मेंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इनमें से कुछ सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इनमें से कुछ सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक, ब्रैकेट में लिखें, पहली बार निर्वाचन का प्रावधान, ठीक है, पहली बार निर्वाचन का प्रावधान, कॉमा देके लिखें आप, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसी में लिखें आप, कॉमा दे करके, कि उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं, उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं, मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं। ठीक है, समझाता हूं, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। इसमें हमने पहले कहा अप्रत्यक्ष, देखो पहली बार भारत में निर्वाचन की शुरुआत कब होती, किस अधिनियम से, 1800। ये तो बात ध्यान रखिएगा, जीके का सवाल हो गया एक तरह से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, राज्यसभा, विधान परिषद। देखिए अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है 5 तारीख को, तो आप देखेंगे 18 वर्ष या उससे अधिक के जो भी नागरिक हैं यहाँ के वोटर लिस्ट में, वो सब मतदान सीधे अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक,
और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, फिर वो वाया जरिया होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि मान लीजिए उस समय किसी भी शहर में ले लीजिए, मान लीजिए आप, हम कलकत्ता की बात करें तो 2000 5000 भारतीय टैक्स पे करते होंगे। ठीक, तो वो भारतीय क्या करते थे, कलकत्ता नगर निगम के लिए सदस्यों का चुनाव, वहां कुछ व्यापारी होंगे, व्यापारिक मंडल का चुनाव, कोई शिक्षक मंडल, यानी उस समय कलकत्ता शहर में कई ऐसी संस्थाएं थी जिसको टैक्स पे करने वाले अपने सदस्यों का चयन। ठीक, अब मान लो नगर निगम के मेंबर हो गए, व्यापारिक मंडल के मेंबर हो गए, शिक्षक मंडल के मेंबर, ऐसे करके हो गए। अब उनको चुनना है उसमें से वहां के बिहार के विधान परिषद के सदस्यों को। ठीक, तो वोटर ने क्या किया, नगर निगम के सदस्यों को, फिर उन्होंने क्या किया, विधान परिषद के। एक्चुअल जो वोटर है वो डायरेक्ट विधान परिषद के सदस्यों को नहीं चुन रहा है, अप्रत्यक्ष श्रृंखला में। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम था। निर्वाचन प्रक्रिया में आपको जाना नहीं है, बस एक बार बता दिया। संपत्ति संबंधी योग्यता का मतलब क्या हुआ, जो भी उम्मीदवार होगा वो सरकार को टैक्स पे करता होगा, जो वोटर होगा वो भी टैक्स पेयर होगा। टैक्स तो वही पे करेगा जिसके पास इनकम होगी। संपत्ति या आय संबंधी योग्यता, आज मत 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो उसको मत देने का, इसमें कोई ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं आप टैक्स पे करते होंगे तभी आप मत देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, अभी यूनिवर्सल वोटिंग राइट सबको दिया गया है, सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया सभी। उस समय क्या था, नहीं आप टैक्स पेयर हैं तभी आपको वोटिंग राइट है या तभी आप उम्मीदवार। तो इसलिए हमने कहा संपत्ति या आय संबंधी योग्यता, तीनों का मतलब समझ में आ गया। ये तीनों आगे भी यूज होता रहेगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट हम वोट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को चुन रहे हैं फिर वो अगले मेंबर को चुन रहा है, ऐसा सिस्टम हो जाता है उसमें। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को ऐसे थोड़ा भी जटिल आपको लगे ऐसे समझिएगा। मान लीजिए क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे हम 200 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, और मान लीजिए यहां 10 लोगों का चुनाव होना है, हम आगे 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बाकी जो यहां बैठे हुए हैं इसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो जो लोग 100 लोग ऐसे हैं जो सरकार को टैक्स पे करते हैं, वो उनमें से 10 उम्मीदवारों का चयन कर लें। 10 उम्मीदवार आ गए। अब ये 10 क्या करेंगे, अपने किसी 2 उम्मीदवार का चयन करके, बहुत सारे उम्मीदवार हैं वो भेज देंगे विधान। तो आप डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे कि आपने किसी को चुना फिर वो किसी को चुन रहे हैं, ऐसे कई चरण में। तो एक्चुअल जो संसद में या विधानसभा में बैठा हुआ है, जनता सीधे उनको चुन करके नहीं, तो राज्यसभा के मेंबर को हम सीधे चुन के नहीं भेजते हैं, हम क्या करते हैं, विधानसभा के मेंबर को चुन के भेजते हैं। विधानसभा वाले क्या करते हैं, फिर राज्यसभा का चयन करते हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख लें आप। देखिए, सदस्यों को कुछ अधिकार भी दिए गए, कुछ अधिकार भी दिए गए, जैसे सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, कॉमा, जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, कॉमा, बजट पर चर्चा का अधिकार,
बजट पर चर्चा का अधिकार। ठीक है, बजट पर चर्चा का अधिकार। ठीक है, बस। तो ये जो मेंबर था, इनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया इनसे, जो खर्च कर रहे हैं आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, या कोई समस्या आ गई भारत में तो उस पर सवाल पूछेंगे, अब इसका उत्तर दीजिए आप। यानी संसद में कैसे मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है, और जो मंत्री होते हैं संसद को जवाब, ये वो वाली परंपरा आगे बढ़ रही, संसदीय परंपरा जो है। संवैधानिक विकास भी हमारा टॉपिक होता है, तो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है हमारा। 92 अधिनियम के यही 4 बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है। 1+6, 10 से 16, निर्वाचन और अधिकार। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको हम मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसको हम मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, मॉर्ले जो थे वो भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे। मिंटो जो थे वो वायसराय थे। ठीक है, 1909, 1919 और 1935 तीनों अधिनियम पूरे संवैधानिक विकास में ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक, तो इन तीनों पे तो खास नजर आपको रखनी है पढ़ने के दौरान। पीछे सब महत्व रखता है, सवाल तो आ ही रहे हैं, बट मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्व रखता है 1909, 19 और 35। इवन प्रारंभिक परीक्षा में भी सबसे ज्यादा सवाल 19 और 35 से ही पूछे गए सारे संवैधानिक विकास में। अब तीनों में हम क्या करेंगे, तीनों में हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, फिर हम पढ़ेंगे प्रावधान, फिर हम करेंगे आलोचना। पृष्ठभूमि, प्रावधान और आलोचना। पृष्ठभूमि कम से कम लिख लेते हैं, 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। पृष्ठभूमि यानी 1909 का अधिनियम क्यों पारित हो रहा है, वो कौन सा बैकग्राउंड है। कुछ पॉइंट्स लिखें आप, पहला लिखें आप इसमें से, पृष्ठभूमि लिखना है आपको। 1892 के अधिनियम से राष्ट्रवादियों में असंतोष, वादियों में संतोष, कौमा, यहां तक कि नरमदलीय नेताओं ने भी यहां तक कि नरमदलीय नेताओं ने भी निरंतर इस अधिनियम की आलोचना की। निरंतर इस अधिनियम की आलोचना की। अब आलोचना क्यों करेंगे, संख्या आप ठीक से बढ़ा नहीं रहे हैं, भारतीयों की भागीदारी बढ़ा नहीं रहे हैं, अधिकार आप उसे दे नहीं रहे, वो तो समझने वाली बात सब होती है। ठीक है ना, नरमदलीय नेताओं ने आलोचना में ही यह नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 92 के अधिनियम के समय यह नारा अमेरिकी क्रांति में खूब गूंजा था, नरमदलीय नेताओं ने इसी संदर्भ में नारा दिया था। ठीक, तो हर बैठक में आलोचना करते थे, कोसते थे वो कि भाई सुधार करिए आप, ये अधूरा है, ठीक नहीं है। एक तो लगातार हम मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम निरंतर संवैधानिक सुधारों की मांग सरकार से कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखिए 1905 में
स्वदेशी आंदोलन जो कि एक अखिल भारतीय एवं जन आंदोलन था, का दबाव सरकार महसूस कर रही थी, का दबाव सरकार महसूस कर रही थी। ठीक, का दबाव सरकार महसूस कर रही थी। जन आंदोलन था, निरंतर आंदोलन था। ठीक है, तो सरकार को भी लग रहा था कि अब इतने बड़े पैमाने पे स्वशासन के लिए आंदोलन चल रहा था, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो भागीदारी लोगों की और बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। देखिए, इसी प्रकार बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों से भी सरकार चिंतित थी। इसी प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों से भी बढ़ती हुई सरकार चिंतित थी। सरकार को यह भी था कि सुधार नहीं करेंगे तो हिंसा की घटनाएं भी और बढ़ेंगी। अगला पॉइंट लिखें। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकार ने सुधारों का संकेत दिया था। आंदोलन के दौरान सरकार ने सुधारों का संकेत दिया था। ठीक, सरकार ने सुधारों का संकेत दिया था। देखें, इसी पृष्ठभूमि में 1909 का अधिनियम पारित किया गया। 1909 का अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो क्यों पारित हुआ? तो अब आप देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन का अच्छा खासा दबाव है। सरकार भी इस दबाव को महसूस, ये जो 16 है ना संख्या, ये बढ़ के अब 60 हो जाएगी, क्योंकि लोग सड़कों पे हैं। बंद कमरे में तो संख्या बढ़ के 12 से 16 हो गई, लोग सड़कों पे तो संख्या बढ़ के 60। अब सरकार को भी चिंता दिखेगी, आगे के अधिनियम में देखेंगे हम कैसे कैसे। ठीक है, तो जन आंदोलन का एक दबाव है। अंग्रेज क्या चाहते थे? व्यवस्था शांतिमय रहे, तभी वो शोषण, तभी तो सिस्टम बनाया था। यदि हिंसा और ताकत में, उसमें लूट कहां पाएंगे वो? लगातार हिंसा होगी, लगातार सेना और पुलिस का इस्तेमाल, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो लूट कहां पाएंगे आप? व्यवस्था बनाए इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो लूट की प्रक्रिया, मुनाफा, प्रॉफिट, लूट चलता रहे उनका, इसलिए व्यवस्था बनाने में यकीन रखते थे। ठीक, लूटते थे बट ऐसा नहीं था कि एकदम डकैत थे, केवल बंदूक भिराया, ठीक है, और लूटा और भाग गए। निरंतर लूटना था उनको। चलिए, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। भारत सचिव वायसराय के बॉस हो गए, ऊपर हो गए वो बाहर के। थैंक यू।